गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर से मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए कक्षा 12वीं के विषय 2 यानी कि अध्याय 2 का भाग 4 की ये वीडियो लेक्चर। तो आइए हम आज के वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं एक बॉक्स से। स्रोत 5, गुजरात की सुदर्शन झील। अब नाम से ही क्लियर है, गुजरात। तो मानचित्र 2 में गिरनार ढूंढिए, तो गिरनार कह रहा है ढूंढने के लिए, तो देख लीजिए यहाँ पे फटाफट गिरनार कहाँ पे है। तो गिरनार वैसे ही संभव मतलब श्योर शॉट गुजरात में है, लेकिन ये समुद्र तट से थोड़ा सा पीछे है। जरा ये देखिए, ये देखिए, ये वाला ये है गिरनार, जहाँ पे कि अशोक के शिलालेख भी, महाशिलालेख मिला है, मतलब बहुत बड़ा शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे गिरनार में के पास ही सुदर्शन झील है। झील बहुत ही अभी भी बहुत ज़्यादा पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है ये झील। और गुजरात सरकार के एक तरीके से कह सकते हो कि पर्यटन विभाग के लिए एक आमदनी का सोर्स बना हुआ है। ये कृत्रिम जलाशय, कृत्रिम मतलब कि कृत्रिम जलाशय है। जलाशय मतलब तालाब है। कृत्रिम मतलब होता है जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख, पाषाण मतलब होता है पत्थर के अभिलेख से प्राप्त से होता है। इस अभिलेख के को शक वंश का नाम है। उसके शासक थे रुद्र दमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। अब इस अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील, जल द्वार मतलब जहाँ पे कि जल आने के का रास्ता, और तटबंध यानी कि बांध जो होता है। इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए, यानी कि उसमें बांध जो बना हुआ था वो टूट गया और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन यानी कि उस समय के शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। यानी कि इससे तो एक बात स्पष्ट होती है कि झील इत्यादि के मरम्मत करवाने के लिए पहले के जो अधिकतर राजा होते थे वो प्रजा से कर यानी कि टैक्स लेते थे, लेकिन यहाँ पे रुद्र दमन ने जो मरम्मत करवाया इस झील का, तो वो अपने खर्चे से यानी कि राजकोष से करवाया था और इसके लिए प्रजा से कोई कर नहीं लिया। इसी पाषाण खंड यानी पत्थर के टुकड़े पर एक और अभिलेख जो कि लगभग 5वीं सदी में है, जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। अब यहाँ पे एक प्रश्न है जो कि विचारणीय प्रश्न है, शासकों ने सिंचाई के प्रबंध क्यों किए? तो अब जाहिर सी बात है, सिंचाई के प्रबंध करने से क्या होगा कि कृषि उत्तम तरीके से होगी, यानी कि खेतीबाड़ी अधिक होगी, उपज अधिक होगा, तो जो राजा को उसका कर भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि कर का एक निश्चित भाग होता था। अगर इस उपज अच्छी होगी तो राजा को कर भी अच्छे मिलेंगे, मतलब अच्छा हिस्सा मिलेगा। अब अगला हमारा ये टॉपिक है बदलता हुआ देहात। राजा में जनता की छवि, यानी कि राजा जनता की नज़र में राजा की कैसी छवि थी, वो इस बारे में दिया हुआ है कि अभिलेखों से सभी जवाब नहीं मिलते हैं। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभवों के विवरण कम ही छोड़े गए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण यानी कि इसका समाधान करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र, जातक कथाएं और पंचतंत्र कथाएं जो है ना, अभी मार्केट में आपको मिल जाएंगी, अब ये हिंदी में भी उपलब्ध है। जैसे ग्रंथ में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके, यानी कि समीक्षा, उसकी समीक्षा मतलब होता है उसका कंक्लूजन करके, यानी कि उसका
उसके पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ का ध्यान रख के उससे पता लगाया कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियाँ हैं। मौखिक किस्से कहानियाँ यानी कि जो सुनाते हैं, जैसे दादी नानी की कहानियाँ होती है, इस तरह के से, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया होगा। जातक कथाएं पहली सहस्राब्दी ईस्वी यानी कि पहले 1000 साल, सहस्राब्दी मतलब 1000 वर्षों का समय के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई। गंध तिंदु जातक कथा में ही एक नाम है जातक कथाओं का ही। गंध तिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती थी, इसका वर्णन उसमें किया हुआ है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं और दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी, यानी कि दोनों तरफ से उन्हें ही सताया जाता है। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, यानी कि अच्छे संबंध नहीं रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे। राजकोष यानी कि राजा का कोष, राजा के धन रखने की जो जगह थी, भंडार जो था, उसको भरने के लिए तरह तरह के कर की मांग करते थे, जिससे किसान खास तौर पर त्रस्त यानी कि पीड़ित रहता था। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने का एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना उन्हें लगता था कि है। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और उपाय ढूंढने शुरू किए, जिससे कि उपज बढ़े। अब उपज बढ़ाने के तरीके उन्होंने क्या किए, जरा यहाँ देखिए। उपज बढ़ाने के तरीके, उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, यानी कि हल को चलन में लाया, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के, गंगा उत्तर का गंगा है और कावेरी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। इसकी उर्वर कछारी क्षेत्र मतलब होता है जो कि बिल्कुल ही तट से लगा हुआ हो, यानी कि जो छोर होता है, किसी नदी का जो छोर होता है उसको कछारी क्षेत्र कहते हैं। उससे लगभग कह सकते हो आप कि 1 एकड़ या 2 एकड़ तक का जो जगह होता है उसको कछारी क्षेत्र कहते हैं। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहाँ लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि यानी कि उपजाऊ भूमि की जुताई की जाने लगी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। अब धान की रोपाई कहाँ की जाती थी, तो धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पानी बहुत आयत यानी बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। इसमें धान के बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेतों में पौधों की रोपाई की जाती है। चूँकि ज़्यादा मात्रा में पौधे बच जाती है, अतः इससे धान की उपज बढ़ जाती है। यद्यपि हालांकि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्से में सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसी अर्ध शुष्क, यानी कि पंजाब और राजस्थान को अर्ध शुष्क कहा गया। अर्ध शुष्क मतलब जहाँ पे थोड़ी बहुत नमी रहती थी। जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। 20वीं सदी का मतलब कि 1901 के बाद जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर यानी पूर्व और उत्तर, यानी कि जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का जो भाग है
और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे। उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, जो इसके इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। उपज बढ़ाने का एक और तरीका क्या था? कुआं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों कृषक समुदाय यानी किसानों का समूह ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्रायः राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया। अब ऐसे ही एक सोर्स का देखते हैं, स्रोत 6, सीमाओं का महत्व। मनुस्मृति ये हिंदू धर्म का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, विधि ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से और 2री शताब्दी ईस्वी के बीच में लिखा गया था विभिन्न लेखकों के द्वारा। इस ग्रंथ में राजा को यह सलाह दी गई है विभिन्न विद्वानों के द्वारा, एक विद्वान नहीं, बहुत सारे विद्वानों के द्वारा। चूंकि सीमाओं की अनभिज्ञता मतलब अनजानापन के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखनी चाहिए, जैसे कि पत्थर, हड्डियां, गाय के बाल, भूसी, राख, खपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत। इसे सीमाओं पर इसी प्रकार के और तत्व भूमि में छुपा कर गाड़ने चाहिए, जो समय के साथ नष्ट न हो, यानी कि वो चलते रहे। क्या अब यहाँ पे प्रश्न है कि क्या ये सीमा चिन्ह विवाद के हल के लिए पर्याप्त रहे होंगे? देखिए, काफी हद तक ये रहे होंगे, लेकिन अधिकतर ये जो है ना विवाद का एक और कारण रहा होगा, यानी कि इससे विवाद और भी बढ़ गया होगा, ऐसा हो सकता है। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। यद्यपि हालांकि खेती की नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे, यानी कि एक जैसे लाभ नहीं होते थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर, यानी कि बाद में और थोड़े दिन के बाद और उसके बाद इस तरीके से उसमें भेद बढ़ता गया, यानी कि आपस में मनमुटाव होता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतिहर यानी कि ऐसे खेतिहर, ऐसे श्रमिक यानी कि मजदूर जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, छोटे किसानों जिनके पास कम जमीन थी और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं गृहपति आखिर था कौन। गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों, संभ्रांत मतलब जो उच्च कोटि के, यानी कि संपन्न व्यक्ति जिसको कहते हैं संभ्रांत व्यक्ति, और व्यापारियों के लिए भी गृहपति का प्रयोग किया जाता होता था। अब आगे देखिए, बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। कौन? जमींदार या ग्राम का प्रधान। ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था, यानी कि वंशानुगत का मतलब जैसे कि पिता है तो फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से। आरंभिक तमिल संगम साहित्य दक्षिण भारत में लिखा गया था, मतलब इस संकलन किया गया था। तो संगम साहित्य में भी गांवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे वेलालर किसको कहा जाता था? बड़े जमींदार को। हलवाहा उल्वर कहा गया, उसमें दास को अणिमयी कहा जाता था। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, यानी कि उसके पास कितनी जमीन है और उसके का श्रम
और नई प्रौद्योगिकी यानी कि नई टेक्नोलॉजी के उपयोग के आधार पर आधारित हो, ऐसा संभव है। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्रायः विधि ग्रंथों में की जाती थी। विधि मतलब कानून की किताबों में की जाती थी। अब देखिए यहाँ, अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं सोर्स 7, स्रोत 7। सातवां स्रोत है एक छोटे गांव का जीवन। हर्षचरित, हर्षवर्धन राजा का नाम है, हर्षवर्धन उसकी जीवनी है, जिसको हर्षचरित के नाम से जाना जाता है। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और इसके लेखक बाणभट्ट थे। ये कन्नौज के शासक थे, कन्नौज। अब जरा कन्नौज को हम देख लेते हैं। कन्नौज, अब यहाँ देखिए, यहाँ आ जाएगी अगले पेज पे। यस, अब देखिए थोड़ा सा, ये वाला भाग है, मध्य भारत का भाग है कन्नौज। अब फिर से हम वहीं पे आते हैं। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी का क्या है नाम, हर्षचरित। इसको इनके राजकवि यानी कि लेखक थे बाणभट्ट, इन्होंने लिखा है। यह इस ग्रंथ का एक अंश है। इसमें विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे एक बस्ती के जीवन का एक अति विरल मतलब होता है, विरल मतलब होता है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हो। अति मतलब विरल मतलब होता है कम, अति मतलब बहुत, यानी कि बहुत कम लोग रहते हैं, यानी कि ज़्यादा जगह में कम लोग जब रहते हैं तो उसे हम कहते हैं अति विरल। ये ज्योग्राफी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल है। बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल है। यहाँ धान की उपज वाली खलिहान और उपजाऊ भूमि के हिस्सों को छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया है। यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना मुश्किल है। बहुत कम हिस्से साफ हैं, जो हैं भी उसकी काली मिट्टी, काले लोहे जैसे सख्त हैं। यहाँ लोग पेड़ की छाल के गट्ठर लेकर चलते हैं। फूलों से भरे अनगिनत बोरे, अलसी, सन और भारी मात्रा में शहद, भात्रा नहीं है मात्रा, शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी और घास के बोझ लेकर आते जाते रहते हैं। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गांवों में जाकर बेचने को तत्पर रहती हैं। उनके सिरों पर जंगल से एकत्र किए गए फलों की टोकरियां थी। अब यहाँ पे फिर से एक प्रश्न है कि इस व्यवसाय किस आधार पर आप इस में अगर व्यवसाय का बंटवारा करना हो तो कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि कुछ तो खेतीहर मजदूर हो सकते हैं, श्रमिक हो सकते हैं, कुछ संग्राहक है, खाद्य संग्राहक हैं, कुछ व्यापारी वर्ग हैं। तो इस तरीके से ये विभिन्न वर्गों की बात हुई। अब आगे देखते हैं यहाँ भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। संभ्रांत मतलब मैंने बताया था, जैसे जो ऊंचे लोग होते हैं, जिनकी जो है ना, जो संपन्न लोग होते थे, उन्हें संभ्रांत कहा जाता था। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण पत्र रूप में दिया जाता था। जैसे कि आजकल कागज का उपयोग किया जाता है। जमीन अगर आप लिखवाते हो कहीं से, तो उसकी रजिस्ट्री होती है और उसके लिए आपको जमीन के कागज मिलते हैं। तो उसी तरीके से वहाँ पे उस समय में ताम्र पत्र पर शायद खुदे होते थे, ताम्र पत्र, और वही उन्हें दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। यानी कि धार्मिक क्षेत्र, यानी
मंदिर इत्यादि को या फिर ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में हैं। विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में है और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, आइए एक ऐसे अभिलेख पर विचार करें। अब देखिए यहाँ पे नाम है प्रभावती गुप्त। वो आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, जो इसका समय काल था 375 से 415 ईस्वी। उसकी पुत्री थी कौन? प्रभावती गुप्त। उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। अब जरा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या है। ये स्रोत ये देखिए अभिलेख है प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव। प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में कहा है, प्रभावती ग्राम कुटुंबिनों, गांव के गृहस्थ और कृषक को उन्होंने कुटुंब कहा है। ब्राह्मणों और दंगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है। कौन? प्रभावती। प्रभावती गुप्त कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान किया गया है। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। अग्रहार ये एक अधिकारी होते थे। इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व से मुक्त है। यानी कि क्या होता था कि शासकीय अधिकारियों के जो घोड़े इत्यादि होते थे उससे गांव से घास लिया जाता था और जानवरों के खाल और कोयला भी लिया जाता था। उससे इस जमीन को क्या किया गया है? मुक्त किया गया है। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार को कार्यान्वित करने से मुक्त हैं। इस गांव को खनिज पदार्थ और खदीर वृक्ष के उत्पाद देने से भी छूट है। फूल और दूध देने से भी छूट है। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों सहित किया गया है। इस राज्यादेश को 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया है। इसे चक्रदास ने उत्कीर्ण किया। यानी कि अब यहाँ से देखिए इस गांव में कौन कौन सी वस्तुएं पैदा की जाती थी। अब जरा इससे स्पष्ट है कि फूल, दूध, उसके बाद घास और जानवरों के खाल, कोयला, मदिरा, खादिर वृक्ष से बने हुए चीज़ें और नमक इत्यादि, है ना। तो अब आगे देखते हैं हम इसमें। अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और अभी हमने देखा कि उन्होंने जो चिनाल स्वामी को दान दिया था। इसका एक कारण यह हो सकता है कि क्योंकि वह एक रानी थी। आरंभिक भारतीय इतिहास की कुछ रानियों में से एक थी और इसलिए उनका यह उदाहरण एक बिरला हो सकता है। यानी कि कहते हैं ना कि गिने चुने हो सकता है। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इनमें
इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि की माप में अंतर है, कहीं कहीं छोटे टुकड़े तो कहीं बड़े क्षेत्र दान में दिए गए हैं। साथ ही भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। इतिहासकारों ने भूमिदान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित यानी करने के एक रणनीति थी, जबकि कुछ का मानना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, यानी कि आपके पास शक्तियां कम होने लगी इसलिए आप दान देना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा था, तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ कर दिए। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। ये दिखाना चाहते थे कि मैं ही सब कुछ हूँ। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा भी था, उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर यानी दिखावा करना चाहते थे। अब यहाँ पे देखिए अग्रहार की बात आई थी, इसमें अग्रहार है। अग्रहार आखिर है कौन, यहाँ पे देखते हैं। अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। तो अब आगे इसमें देखते हैं भूमिदान के प्रचलन से यानी कि चलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार यानी घुमक्कड़ तथा लगभग एक ही स्थान पर रहने वाले दोनों प्रकार के शिल्पकार होते थे। शिल्पकार यानी कि जो पत्थर की नक्काशी करके मूर्तियां इत्यादि बनाते हैं, उन्हें शिल्पकार कहा जाता है। और जगह जगह घूम कर खेती करने वाले लोग घुमंतु। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे। तो इस प्रकार से हमने ये टॉपिक क्लियर किया। अब अगले भाग में हम जानेंगे नगर एवं व्यापार के बारे में। तब तक के लिए शुक्रिया। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।